नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के अंदरूनी सियासत के बारे में। दरअसल अंदरूनी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बन गई मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव भी 29 की 29 सीटें भाजपा ने जिताकर केंद्र को सौंप दी। अब जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लीडरों ने काम किया था भाजपा के लिए और जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अब उनका ये मानना है कि सत्ता में भागीदारी हमें कब मिलेगी, क्योंकि जो विधायक पद के दावेदार थे, विधायक प्रत्याशी के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं दिया और समझा दिया गया कि आपको बाद में कहीं एडजस्ट किया जाएगा। जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि उनका टेस्ट बदले और संगठन के बजाय उनको सत्ता का कुछ स्वाद चखना जरूरी है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। और इस बार बीजेपी के पास है 163 सीटें खुद की, जो उनके अपने भाजपा के हैं। उसके बाद कांग्रेस से जो विधायक आए हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। सवाल है कि दिसंबर से लेकर सितंबर तक इतनी अवधि बीत गई और इस अवधि में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने एक छक्का और लगाया कि पहली बार 29 की 29 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाली, तब कहीं जाकर भाजपा के पास 240 का आंकड़ा आ पाया। देश भर की बात करें तो आखिर निगम मंडलों की कमान पहले अफसरों के हाथ में थी, फिर अब मंत्रियों के हाथ में है, तो माननीयों के हाथों में निगम मंडल की कमान, तो जो कार्यकर्ता है उसे कब मिलेगा इसका स्वाद। रसमलाई हर कोई खाना चाहता है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये सब सूचियां कब जारी होंगी और इस सूची के पीछे ऐसा कौन सा पैच है जो उनके बारे में आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो अंदर की खबर है वो ये कि एक सूची बनाई है मुख्यमंत्री कैंप ने, डॉक्टर मोहन यादव की शिविर से एक सूची बनी है। दूसरी सूची संगठन की तरफ से प्रदेश भाजपा, और तीसरी सूची है मध्य प्रदेश के तीसरे शक्ति केंद्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जो सर्वाधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में कृषि मंत्री है। तो तीन सूचियों में से ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर कितनों को कहाँ एडजस्ट किया जाए। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे पास स्टूडियो में राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुल्लेरी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, और दूसरे पत्रकार साथी जयंत तोमर जी, ये भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी से संपर्क, क्योंकि वो रास्ते यात्रा में है, नहीं हो पा रहा है। जयंत जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र जी, दरअसल जयंत जी, मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तरह से आगमन हुआ है, और उसके बाद से भाजपा के भीतर कहा जाता है कि बीजेपी और सिंधिया कैंप, यानी अभी भी सिंधिया के जो समर्थक हैं वो भाजपा के भीतर मिश्री और दूध में की तरह मिल नहीं पाए आपस में, या दूध और पानी की तरह उनमें नहीं मिल पाए हैं। वो धारा अलग बहती है कि ये भाजपा के हैं और ये सिंधिया के लोग हैं। क्या सिंधिया समर्थक लोगों को कितना निगम मंडल में स्थान मिलेगा, उसके बाद जो और दीगर जो कांग्रेस के नेता भाजपा में आए वो, और उसके बाद खांटी भाजपाई जो पिछले 30 सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं या 25 साल से काम कर रहे हैं, ये निगम मंडल की जो सूची है वो कब जारी होगी? क्योंकि जो धीरज की बात है, जो धैर्य की बात है, सब्र की बात है, दिसंबर से सितंबर काफ़ी टाइम गुजर गया है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इतना लंबा समय बीत गया है निगम मंडलों की नियुक्ति का इंतजार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिनको अवसर नहीं मिल पाया किसी तरह से, और जिनको ये कह के सांत्वना दी गई कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, यानी निगम मंडलों में कहीं स्थान दिया जाएगा, वो सब इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव भी हो गए, इतना अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया, तो निश्चित रूप से अब ये इंतजार का समय समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को अब तय करना है कि किस तरह से मुख्यमंत्री, आपने बताया है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ संगठन और शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जैसा आपने जिक्र किया, इनके कौन कौन लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक बात बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, कि निगम मंडलों की जो प्रक्रिया है, जो स्थापना है, वो किस लिए की गई थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये कि ये तय हुआ था कि इन विशेष क्षेत्रों के लिए, निगम मंडलों के लिए
विशेषज्ञों को बिठाया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे वहां राजनीतिक नियुक्तियां होने लगी और कुल मिला के लोगों को संतुष्ट करने की एक कवायद का एक जरिया बन गया। हम देखते रहे कि पिछले कुछ सरकारों में बहुत लंबे समय के बाद जब अगला चुनाव लगभग करीब आ जाता है, तब जो है निगम मंडलों की नियुक्तियां होती हैं। और सिर्फ निगम मंडल ही क्यों, प्राधिकरणों को देख लीजिए, जितने भी प्राधिकरण हैं उनमें कई बार तो नियुक्तियां हो ही नहीं पाती। स्थानीय जो कई कद्दावर नेता हैं उनका अपना वर्चस्व का अंतर विरोध है, उन सब कारणों को देखते हुए तो इस स्थिति में सभी इंतजार कर रहे हैं कि निगम मंडलों में कब नियुक्तियां हों। लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री हैं वो नहीं चाहते कि उनके अधिकारों में कहीं पे कटौती हो। संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि मंत्रियों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रहे, इसलिए वो अपने लोगों को वहां पर बिठाना चाहते हैं। तो इस तरह के समीकरण निगम मंडलों को लेके हैं, उन नियुक्तियों को लेके हैं और अंततः इन सब के बीच किस तरह का समन्वय बैठता है और किस तरह से अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपने एक बहुत ही संवेदनशील और दुखती रग को छेड़ दिया। वो ये कि तय तो ये हुआ था कि निगम मंडलों में नियुक्ति होंगी विशेषज्ञों की, ताकि जो विभाग के लोग हैं वो तो राजनेता होंगे, जनता के बीच से चुनकर आएंगे, लेकिन निगम मंडल में जो अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, वो विषय के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे और फिर वो उस हिसाब से काम करेंगे ताकि परिणाम अच्छा आए। लेकिन मैं बात करूंगा राज्यसभा से लेकर निगम मंडलों तक की। राज्यसभा में भी तय हुआ था कि वहाँ विशेषज्ञ लोग जाएंगे, विषय के जानकार जाएंगे, लेकिन देखिए कि राज्यसभा के भीतर भी राजनेताओं ने अतिक्रमण कर लिया है और वहाँ भी ऐसे लीडर पहुँच जाते हैं जिनका राजनीति से भी कम वास्ता है, लेकिन वो एक तरह से गणेश परिक्रमा करने वाले लोग। तो वहाँ भी ये दिक्कत है और मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य की बात करें तो निगम मंडलों में यही दिक्कत है। एक चीज़ और मैं इसमें कहूँगा, गौरव जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पहले तो बहुत सारे पदों पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी काबिज हो गए। आपको बता दें कि जिस ढंग से सरकार का गठन हुआ था, बीच में तो एसीएस रैंक के अधिकारी भी निगम मंडलों के अध्यक्ष हो गए थे और अब जाकर कुछ मंत्री जो हैं वो उन्होंने अपना निगम मंडलों का कार्यभार संभाला। उसमें प्रहलाद पटेल जी का नाम है, इसके साथ साथ गोविंद राजपूत का है, नारायण कुशवाहा का है। इन्होंने निगम मंडलों का प्रभार खुद ले लिया है। इसके पहले विभाग के अधिकारी यानी आईएएस के पास था। तो ये दिक्कत तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय रोग है, लेकिन इस पर चर्चा ना हो ये भी गलत बात होगी और इस पर सुधार ना हो ये भी गलत होगा। सुधार की गुंजाइश तो है, लेकिन विशेषज्ञों की जहाँ तक बात की है, ये पार्टियों के ऊपर चिंतन का विषय है कि वो इसमें कैसा रास्ता निकालते हैं। अब तो विशेषज्ञों का मामला अलग है, किस तरह से राजनीतिक समायोजन हो, एडजस्टमेंट हो, उसकी बात होती है। गौरव जी, निगम मंडल की सूची निकलने की जो थी वो पीर अब पर्वत सी हो रही है। जो लोग काम कर रहे थे लंबे समय से, कुछ तो ऐसे थे जो उम्र के कारण हाशिए पर चले गए और जो भी हाशिए के पड़ाव पर हैं, इस बार उनको कुछ पद नहीं मिला तो अगली बार वो हाशिए पर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों में बहुत बेचैनी है कि अगर उनको इस बार कोई निगम मंडल का या प्राधिकरण में कोई पद नहीं मिला तो आखिर फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो 50 के लगभग निगम मंडल और प्राधिकरण के पद हैं जहां आप लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं और उन नेताओं की संख्या 100 के पार हो सकती है। आपकी राय? राघवन जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 3 सूचियां तैयार हुई हैं, मुझे लगता है कि एक सूची और तैयार हुई है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की है खास करके। और इन चारों सूचियों को समायोजित करने में सरकार को भी और संगठन को भी काफी मशक्कत करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये उस पार्टी में हो रहा जो अपने कैडर के लिए जानी जाती थी। आज बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आज उम्र के उस पड़ाव पे है कि जहां पर उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, विकल्प नहीं बचता है। ऐसी परिस्थिति में उनका क्या होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि वो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर या वार्ड लेवल पर या शहर पर या तहसील में या विधानसभा स्तर पर जी तोड़ मेहनत करता है, उसके हाथ में क्या आता है और इसे अगर सही तरीके से प्रतिफल उन्हें देना है तो सरकार को जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही 6-7 महीने के अंदर निगम मंडलों का गठन, प्राधिकरणों का गठन कर देना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से सहकारी बैंकों के और सहकारी संघों के चुनाव नहीं हुए, जहां पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता था।
और ये भी एक बड़ी दिक्कतें है कि जो कार्यकर्ता मेहनती है, ईमानदार है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। और अब आज के दौर में अगर हम भाजपा की बात करें, अगर बंदरबाट के आधार पर पद बांटे गए तो फिर वो ईमानदार कार्यकर्ता ठगा सा खड़ा रह जाए। आपने इसको बहुत ही हल्के से और संक्षेप में कर दिया। मामला बहुत संगीन है। ये जो सारा मामला है, चौथी सूची की आपने जिक्र किया है जिस सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी के तो बहुत से लीडर जो मंत्री की कतार में थे उसमें से कुछ बन पाए। अब जो बचे हैं वो जो आपने बताया कि निगम मंडल की सूची में उनका भी नाम जुड़ेगा। लेकिन जो आपने बात की कि इसमें जो कार्यकर्ता को समायोजित किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, हमारे पास ये आंकड़े भी है कि अगर नगर निगम और फिर निगम मंडल में जो संचालक मंडल होता है, इसके बाद आप देखें कि जो नगर परिषद होती है वहाँ भी एक तरह से लोगों को सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। अगर उस संख्या की हम बात करें और आज से सरकार 1 महीने के भीतर उसमें नियुक्ति करती है तो मध्य प्रदेश भाजपा की लगभग, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है, तो 1 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता की इस पूरी मशीन में समायोजित हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। और हर कार्यकर्ता के पास कम से कम वो चीज़ तो होगी कि वो अपने लेटर पैड या विजिटिंग कार्ड पर ही लिख सके कि वो भोपाल नगर निगम का एल्डरमैन है, वो इंदौर नगर निगम का एल्डरमैन है, या वो धार की नगर पालिका के, या ये जो सारे पद है संचालक मंडल निगम मंडलों के होते हैं उसमें वो संचालक है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी जूते घिसता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता है, और जब पार्टी सत्ता में होती है तो वो अपने लीडरों की बड़ी चापलूसी भी करता है, और कई बार तो वो ऐसी बातें भी करता है जो उसका दिल गवारा नहीं करता होगा, लेकिन इसके बाद उससे मिलता कुछ नहीं है। मैं पूछूंगा भूपेंद्र जी से, भूपेंद्र जी, आपका सरोकार सामाजिक मुद्दों पर भी है और सियासत के मुद्दों पर भी है। ये मसला सामाजिक भी है और सियासी भी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिले स्तर पर काम कर रहा है, जो संभाग के स्तर पर काम कर रहा है, उसको राज्य के स्तर पर पहचान नहीं मिलती, लेकिन वो कार्यकर्ता जिताने वाला प्राणी होता है, क्योंकि उसके कहने पर वोटों का मूवमेंट होता है। वो कार्यकर्ताओं के साथ जाकर सुबह से मतदान के दिन वो फेरी लगाता है कि जल्दी चलिए वोट डालिए। एक दिन पहले भी वो रात में जाकर लोगों से बातचीत करता है। उस कार्यकर्ता के हाथ में पार्टी जब सत्ता में आती है तो कुछ बचता नहीं सिवाय वो हाथ मलने के। आपकी राय? जी, निश्चित रूप से आपने सही बात कही। देखिए, राजनीति जो है आज के समय परिवेश में है, और जिस तरह से भाजपा की राजनीति है वो एक समन्वय की राजनीति है। जब पार्टी ज़्यादा देर तक सत्ता में रहती है तो उसके जो शक्ति के केंद्र होते हैं वो कई बन जाते हैं। उन शक्ति के केंद्रों को समन्वय बनाने के रूप में ये सब चीज़ें जो मनोनीत किए जाते हैं पद, और निश्चित रूप से संगठन के लिए ये काफ़ी जो लोग अस्वस्थ रूप में भी होते हैं, जो संगठन में रूप में कार्य भी करते हैं, और जिनकी क्षमताएं राजनीति की लगातार मुख्य धारा में काम करने की नहीं रह पाती, तो उनको इस तरह से संगठन सत्ता में भागीदारी का हिस्सेदारी बनाता है। लेकिन बीजेपी का अगर हम पूरे देश में और स्टेट की राज्यों की पार्टियों में अगर करें तो वो मनोनीत के रूप में कांग्रेस से बहुत पीछे रहती है। उसका एक कारण है वो ये लोग अब तो भूपेंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक मनोनीत हैं, तो पीछे रहने का मामला तो थोड़ा सा पिछड़ गया है। अब बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। जी, ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो दूसरा वो पहलू है, ये हम दूसरे पहलू, वो एक सुपर पावर दूरी वही है, ट्रांसफार्मर तो वही है, वहीं से सब चीजें संचालित होंगी। जब ट्रांसफार्मर में ही इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हो गया है तो फिर नीचे तो उम्मीदें घट जाती। जी हाँ, तो नीचे अपने तो निश्चित रूप से एक बात कही जा सकती है। तो मनोनीत में मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है मैंने, जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे भी देखा है मध्य प्रदेश में। यहाँ लगभग 22 साल सरकार हो गई है इनकी, और इसे हमेशा कभी भी ये पूरे पदों पे मनोनीत नहीं कर पाए। और ये इनकी क्या मोनोपोली रही, क्योंकि अगर व्यक्ति और ज़्यादा तक मैंने देखा है जब से सिंधिया जी जब बीजेपी में आए थे उस समय जरूर डिलीवर हुए थे और निगमों और उनमें मनोनीत किए गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा कि फिर से वो गैप आ गया है। और जहाँ तक राजनीति की परिवेश हम समझें तो इसमें एक देरी का कारण यही होता है कि संगठन और जो राजनीति के विभिन्न जो शक्ति के केंद्र उनके बीच में उनके द्वारा दिए गए नाम, उनके बीच में समन्वय बनाना, फिर क्षेत्रों का संतुलन, जाति का संतुलन, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं और फिर उनके हिसाब से कद के
हिसाब से काम किया जाए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी की कि जो ब्यूरोक्रेट का जो दखल होता था वो इस बार उन्होंने थोड़ा सा बस मंत्रियों को, माननीयों को थोड़ा सा और उन उसको लिए दिया है। तो शायद वो माननीय उस निगमों के जो लोग दावेदार होंगे या उनके तो वो कह सकते हैं कि हम बैठे हम हैं, लेकिन हम अपरोक्ष रूप से आपका काम करेंगे। ये भी एक संदेश देने की बात की गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बात यहाँ पे ये समाप्त नहीं होता है। लेकिन ये जब पद बनाए हैं और ये इसलिए बनाए हैं कि योग्यता और उसके द्वारा नहीं है कि उसके बारे में उसकी दक्षता है, ये तो सिर्फ राजनीति की ऑबलाइजेशन के लिए है कि इन लोगों को ऑबलाइज किया जा सके। निर्माण तो इसीलिए किया था कि विशेषज्ञ आए, जो दक्ष लोग हैं वो आए, लेकिन बाद में फिर ये राजनीतिक समन्वय पे चला गया, एडजस्टमेंट पर चला गया। बिल्कुल। और ये मैंने कहा कि जैसे जो बात बीच में आई थी कि हमने कहा कि राज्यसभा के जो मेंबर थे वो भी विषय के जानकारों के लिए वहाँ स्थान था, लेकिन वहाँ भी ऐसे लोग जा रहे हैं जो राज्यसभा की गरिमा खत्म करके जिंदाबाद मुर्दाबाद वहाँ भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मामला था मंत्रियों के साथ विशेषज्ञों को देने का, निगम मंडलों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष बनाकर, लेकिन उसकी जगह राजनीति हो रही। और वहाँ भी जो आपने कहा और हम देख रहे हैं कि अब मंत्रियों को भी उसका कार्यभार मिल रहा है। तो एक मंत्री को कितनी चीज़ें चाहिए, वो निगम मंडल का अध्यक्ष भी चाहता, विभाग का मंत्री भी चाहता, सब कुछ वही चाहेगा। तो मंत्री जी आपको जिताने के लिए जिन लोगों ने काम किया वो क्या करेंगे? वो मूंगफली के ठेले तो नहीं लगाएंगे ना। और कोई भी आदमी राजनीति में साधु बनने नहीं आता है, वो यश कमाने आता है। धन कमाए न कमाए, यश कमाए, ताकि वो बाद में कह सके अपने बच्चों को कि मैंने कांग्रेस या भाजपा में काम किया था तो मैं इस पद तक पहुंचा, जिले के इस पद तक गया, मंडल के इस पद तक गया, या प्रदेश के कौन से पद को मैंने हासिल करके वहाँ काम करके दिखाया। तो ये बहुत सारी बातें। लेकिन जयंत तोमर जी, मुझे एक मुख्यमंत्री की मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी बात याद आ रही है। और उनके पास जो आसपास घेरा बन गया था उनके सलाहकारों का, उन्होंने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि साहब जो निगम मंडलों के अध्यक्ष बनाते हैं, उन निगम मंडलों के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को नुकसान ज़्यादा होता है, वोट घट जाते हैं, पार्टी के भीतर गुटबाजी हो जाती है। तो बेहतर है कि आप निगम मंडलों की नियुक्ति को जितना टालें उतना अच्छा है। और ये मुझे लगता है कि सारे सीएम को यही पाठ पढ़ाया जाता है। और हर सीएम इन निगम मंडलों की नियुक्ति अपनी शपथ के बाद कई सालों बाद कर पाता है। खुद को वो शपथ इसलिए लेते क्योंकि उसमें टालने के लिए गुंजाइश नहीं है। आप अगर सरकार में तो सीएम की शपथ लेनी पड़ेगी, मंत्री आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जयंत जी, निगम मंडलों के प्राधिकरणों के अध्यक्ष बनाने के लिए, उपाध्यक्षों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। इसलिए जब तक आपका मन करे टालिए, अनंत काल तक टालिए, और चुनाव के 1 साल 2 साल पहले बना दीजिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। आपकी राय, ये जो प्रवृत्ति है ये भी इसको टालने में बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पूरा जो मसला है जिसको आप बता रहे हैं, ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मसला है जी। और ये इस पर निर्भर करता है कि जो केंद्रीय सत्ता है वो उसका व्यवहार किस तरह का है, वो केंद्रीकृत व्यवस्था चाहती है या विकेंद्रीकृत। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि निगम मंडल प्राधिकरण आखिर बने हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से बने हैं, और उससे जनकल्याणकारी जो योजनाएं हैं और उनके अपने उद्देश्य हैं और उनकी अपनी एक परिपाटी है, नियम है, सारी चीजें हैं। लेकिन वही बात है कि केंद्रीकृत व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बहुत अनौपचारिक रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश के ही एक गृह मंत्री, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तो एसपी स्तर के अधिकारी से तो मुख्यमंत्री बात करेंगे और बाकी अधिकारियों से मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो जहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और हम उसको स्वीकार करें चाहे नहीं करें, व्यवस्थाएं पूरी तरह से केंद्रीकृत हैं। और ये जो बात आपने कही कि लोगों का ये मानना है कि अगर निगम मंडलों में, प्राधिकरणों में सबको बिठा देंगे तो बजाय लाभ के नुकसान ही ज्यादा होगा। तो ये तो दृष्टि की बात है कि आप विकेंद्रीकृत व्यवस्था और जिन उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनी हैं, निगम मंडल बने हैं, उनका आप उपयोग करने ही नहीं देना चाहते। मैं चूंकि उस घटना का साक्षी था, इसलिए मैं बता दूं आपको कि ये जब तर्क दिया गया तो साथ में ये भी जोड़ा गया कि किसी को जब आप अध्यक्ष बनाएंगे, किसी संभाग के या किसी जिले के व्यक्ति को, तो जब उसको लाल बत्ती मिलेगी, अब तो लाल बत्तियों का चलन खत्म हो गया, तो फिर जो उसका कॉम्पिटिटर है पार्टी के भीतर वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि अब इन्हीं से आप सारे काम कराइए। और जब वो लाल बत्ती और सायरन बजाता हुआ निकलेगा तो कईयों के दिलों पर सांप लौटेंगे। तो ये जो अध्यक्ष का पद हम किसी को देंगे तो वो उसका जो एटीट्यूड है उससे पार्टी को नफा नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष बनते से उसको कलफदार कपड़े पहनेगा,
थोड़ा अकड़ कर भी चलेगा। तो जो उसका अपना कार्यकर्ता साथ में बैठकर चाय पीते थे, फुटपाथ पर किसी पान वाले के यहाँ पान खाते थे, वो कहेगा कि इसमें बहुत राजनीति का बड़ा अहंकार आ गया, इसको अब देखते हैं। तो कई बार ये जो भाव होता है, अगर पद पर बैठा व्यक्ति विनम्र नहीं है तो इस तरह के नुकसान बताए गए और उस समय के सीएम ने उसको माना। मुझे लगता है कि ये विचार जो होते हैं वो लगभग हर सीएम को, उनके अधिकारी की जो सलाहकार मंडली होती है या जो बाकी सलाहकार होते हैं वो उनको सलाह देते हैं, और फिर बेचारे जो लोग काम करने वाले या उम्मीद में बैठे रहते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी दूर की कौड़ी हो जाती है कि उनको कब निगम का अध्यक्ष पद मिलेगा, कब। जबकि जब इलेक्शन होते हैं उसके पहले सबसे कहा जाता है कि आपका टिकट काट रहे हैं, आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे, और वो 4 साल तक इंतजार ही करते हैं एडजस्टमेंट का, और उस चक्कर में वो ना विरोध कर पाते हैं और ना नाराज हो पाते हैं। जयंत जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक राजनीतिक कारण है, सत्ता को किस तरह से बना के रखा जाए, सत्ता में किस तरह से असंतोष पैदा न हो जी। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इतने लोगों ने मिलकर आपको सत्ता में पहुंचाया है तो प्रतिनिधित्व तो लोगों को कहीं ना कहीं उस सत्ता में भागीदार तो बनाइए। बिल्कुल। और दरअसल सबसे बड़ी बात जी जी यहाँ राघवेंद्र जी मैं बोलना चाहूंगा कि ये अमूमन ये परिपाटी बन गई है कि ठीक है आपको ये सुख सुविधाएं दी जाएंगी निगम मंडल के अध्यक्ष के रूप में या मंत्री के रूप में या मंत्री दर्जा है, उसका आप उपभोग कीजिए, लेकिन आप अधिकारों का प्रयोग मत कीजिए। न तो आपको वित्त की व्यवस्था है, और वित्त और प्रशासकीय स्वीकृति जब हो भी जाए तो भी ऊपर से मंजूरी मिलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया में ही पूरा समय निकल जाता है और योजना बनाने की तो बात ही अलग है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौरव जी। दरअसल इस पूरे मामले में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। उन्होंने बहुत खुले हाथ से, उनके समय ये ज़्यादा परिपाटी बनी, निगम मंडलों के गठन भी किया गया और उसमें अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी की, और उसका राजनीतिक लाभ उनको ये मिला कि जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे तो उनके बनाए हुए 50-52 जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे निगम मंडलों के, जब वो आते थे एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर तो 50-52 लाल बत्ती की गाड़ी उनके स्वागत में खड़ी होती थी। तो ये राजनीतिक मामला था। लेकिन सवाल यही है कि क्या आप सब चीज़ों को सैनिटाइज कर देंगे और फिर बात कही जाएगी कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई। जो समर्थ है वो जब तक चाहे तब तक ना बनाएं, बेचारे जो पाने की कतार में खड़े हैं वो भूखे प्यासे खड़े रहें। कई बार तो पद तब मिलते हैं जब पद मिलने का आनंद ही खत्म हो जाता है। आपकी राय गौरव जी? गौरव जी से संपर्क फिर दोबारा जोड़ेंगे। यात्रा में मैंने पहले भी बताया कि वो रास्ते में भी। भूपेंद्र जी आप ही बताएं कि ये जो सारा मामला है इसको किस ढंग से आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीति की कुछ परिभाषाएं बदल गई। पहले क्या था कि जो जमीनी नेता होता था और जो पार्टी के लिए कार्य करता था तो उसके साथ विचारधारा उसकी जाती थी, उसकी निष्ठा भी रहती थी, तो उसको कहीं ना कहीं सेट किया जाता था जी। अब क्या हो गया है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है पार्टियों का। अब वो क्या करते हैं कि ऊपर से एक गाइडलाइन आती है। अब आप देख लीजिए, कभी भी जो राज्य स्तर के मामले होने चाहिए, जो मुख्यमंत्री लेवल पे होने चाहिए या मंत्रिमंडल के स्तर पे हो, वो सारी समीक्षा केंद्र करता है और केंद्र के कुछ ही लोग करते हैं। तो ये जो राजनीति में जिस तरह से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच का जो ये शाब्दिक रूप रह गए हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण यही नहीं दिख रहा है, केंद्रीकरण ज्यादा दिख रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, वो एक जो गैप भरा जाता है और उसी के लीक पे पार्टियां और बहुमत की सिद्धिकरण भी प्राप्त कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारे ही द्वारा बहुमत आएगा और हम ही इस तरह से सेट करेंगे। और इसके कारण क्या होता है कि निर्णय लेने में बड़ी विलंबता आ जाती है। नहीं, निर्णय में विलंबता इसलिए नहीं, उनको लग रहा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हम सत्ता में आ चुके हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, अब ये जो बेचारे निगम मंडल वाले, इनको हम सिर्फ टॉफी दिखाते रहें और फिर 4 साल तक गुजारते रहें। उस चक्कर में वो उनकी पूरे 4 साल जब तक नहीं बनते तब तक मंत्री की, मुख्यमंत्री की, संगठन की चापलूसी करते रहते हैं। ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक हल्का तरीका है। गौरव जी से संपर्क हो गया। गौरव जी आपकी राय इस पूरे मामले में? जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ये प्रचलन बढ़ा था, निगम मंडलों के गठन भी हुए थे और उसमें नियुक्तियां भी हुई थी, और उनका ये था कि जब वो मंत्री सीएम के पद से हटे भी तो उनके बनाए हुए सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके स्वागत में एयरपोर्ट और स्टेशन जाया करते थे और उससे उनका रुतबा सीएम के पद से हटने के बाद भी बरकरार रहा। लेकिन अब जो है, आदमी पद का भूखा, लेकिन उसको 3 साल तक बड़ा भूखा प्यासा उपवास करवाते हैं और उसके बाद जब भूख उसकी मर जाती है तब उसे पद मिलता है। मैंने एक शब्द जोड़ा था कि जब उसके
आनंद का ही समय निकल जाता है तब उसे पद मिलता है, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा गुणकारी भी नहीं होती है। और पुरानी कहावत है कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने मिले तब दांत चले गए। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, इसमें दोनों पार्टियों के कार्यशैली का अंतर है, क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति को कांग्रेस में महत्व दिया जाता था और अर्जुन सिंह जी ने अपने लोगों को उपकृत कर लिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उपकृत करके अपना बनाने का एक जरिया बना दिया था, और उसके कारण वो वाकई में एक बड़े राजनेता के तौर पर जाने गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि संवाद, समन्वय और सर्वानुमति के साथ जो निर्णय होते थे, वो परिपाटी धीरे धीरे खत्म हो गई, और जिसके कारण जो कार्यकर्ता पद पा सकता था उसे वो पद नहीं मिल रहा है। तो अब कोई भी नेता किसी को भी बना भी दे तो भी उसको ये लगता है कि शायद हम पार्टी के उस पर जाकर गौरव जी, कहा यह जाता है कि अगर आप सीएम के पास जाओ कि साहब मुझे आपने कहा था बनाने का, मुझे नहीं बनाया अभी तक आपने, तो वो कहते हैं कि संगठन की तरफ से नाम आएगा तब बनाएंगे। संगठन के पास व्यक्ति पहुंचता है तो वो संगठन वाले कहते हैं कि हमने तो सीएम के पास नाम दे दिया, अब सीएम जब चाहे तब बनाए। अब तीसरी नई बात आ गई है कि सब कुछ कर दिया तो केंद्र से अभी हरी झंडी मिलनी बाकी है, केंद्र को पहले लिस्ट बता देंगे फिर सूची जारी करेंगे। इस तरह के पैंच लग गए हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही कि संवाद, समन्वय, सर्वानुमति से बनाने की जो परंपरा थी उसे वापस जीर्णा करना होगा और वापस पार्टी को एक मजबूत कैडर खड़ा करना होगा, जिनमें नेताओं के तौर पर या पद देकर कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा कि इस पूरे मामले में कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए निगम मंडलों में प्राधिकरण में नियुक्ति का मामला अनंत काल तक भले न टले, लेकिन ये तब तक टलेगा जब तक पद पाने की आस में बेचारे भूखे प्यासे ना परेशान हो जाएं, और कई बार तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी कि बहुत लंबा सियासी उपवास हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से इस मामले में विचार करेगी और जो निगम मंडलों के खाली पद पड़े हुए हैं उस पर नियुक्ति करेगी, भले ही वो पॉलिटिकल हो, विशेषज्ञ हो, लेकिन कम से कम एक सिस्टम को ट्रैक पर तो लाया जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। जयंती जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।